नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहा जाता है, इस यूनिट से हम लोग शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको इंग्लिश में फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं, उसको एक एक करके इस वीडियो में हम जानने और समझने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, ताकि इसके बीच में जो कुछ भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी को बताया जाए वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, मैं बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ अगर डाउट या क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षण की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसके अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, शिक्षण के सूत्र के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से बताया था कि शिक्षण के ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं। चाहे आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो या किसी स्कूल में या कॉलेज में, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आगे बताया जा रहा है कि इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। यानी कि आज के आधुनिक समय में शिक्षण पद्धति, यानी कि शिक्षण का तरीका थोड़ा बदल गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और इस युग में हम बहुत ही आसानी के साथ किसी भी कंटेंट को एक्सेस कर ले रहे हैं, किसी भी नॉलेज को अच्छे से और बहुत ही आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं। तो तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियां एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड का भी इस्तेमाल हो रहा है, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ चुकी हैं जिसमें शिक्षण को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि इन सबके सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। सम्मेलन का मतलब क्या है कि इन सभी जितने भी ये तकनीक हैं, इनका इस्तेमाल करके और जो भी सूत्र हैं, इससे आपकी टीचिंग इफेक्टिव होती है। कौन सा फार्मूला या कौन सा ऐसा सूत्र है जो आपके टीचिंग में आप इंप्लीमेंट करके टीचिंग को बेहतरीन बना सकते हैं? ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके आप शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं? जैसे कि डिजिटल बोर्ड हो गया है, तो डिजिटल बोर्ड में आप बहुत सारे कंटेंट को ईजिली उसमें सेव कर सकते हैं, कुछ डायग्राम्स को, जिससे आपका जो लिखने वाला समय होता है, जो बोर्ड पे आप लिखते हैं, वो समय बचेगा। तो आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएंगे। तो इससे आपको बहुत ही आसानी होती है। इसके आगे देखिए, बताया जा रहा है कि शिक्षण एक कला और कौशल है। शिक्षण एक कला और कौशल है, मतलब कि आपके पास जो ज्ञान है, आप किस प्रकार से किसी विद्यार्थी को एक्सप्रेस करके उसके पास तक पहुंचाते हैं, वो आपके एक कला पे निर्भर करता है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपार ज्ञान होता है, लेकिन वो सामने वाले तक उस ज्ञान को पहुंचा नहीं सकते, चूंकि कारण ये है कि उनके पास शिक्षण की जो कला नहीं है, जिसके कारण से वो सामने किसी को नॉलेज नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कौशल का मतलब यह एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है कुछ समय देकर। आगे इसमें देखिए, बताया जा रहा है कि इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है और जिनका नीचे संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। यानी कि नीचे मैं एक एक करके एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो चलिए नीचे यहां पर चलते हैं हम लोग। देखिए, यहां पर जो पहले नंबर पे है आपकी, वो है शिक्षण की शैक्षणिक योग्यता, जिसको इंग्लिश में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप किसी विषय को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको उस विषय का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे। देखिए, यहां पर यही बताया जा रहा है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्न
निम्नतर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। यानी कि जो बहुत ज़्यादा योग्य शिक्षक हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विषय को पढ़ा सकते हैं, अच्छे से अपने नॉलेज को सामने वाले विद्यार्थी तक जो है डिलीवर्ड करते हैं और उस तक पहुंचा सकते हैं, तो उनको उच्च कक्षाओं में यानी कि यूजी और पीजी लेवल की कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए। थोड़े से उससे जो कम योग्य हैं, यानी कि नॉलेज उनके पास भी है लेकिन कम योग्य हैं, तो उनको निम्नतर यानी कि प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं या इंटर कॉलेजों में उनको पढ़ाना चाहिए। इसके लिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार ने जो है अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया है। जैसे कि देखिए जेबीटी, ये आपका जूनियर बेसिक ट्रेनिंग होता है। ये मतलब ये भी एक आपका शिक्षण से संबंधित कोर्स होता है। इसमें टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद से आपका बीएड आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज होता है। इसमें भी बहुत सारी शैक्षणिक जो तकनीकें होती हैं, विधियां हैं, उनको बताया जाता है। बच्चों के सीखने के तरीकों को भी आप इसमें सीखते हैं। इसके साथ सीटेट होता है, यह एक पात्रता परीक्षा है जिसको अगर आपने बीएड किया होगा तो आपने सीटेट का एग्जाम जरूर दिया होगा, जिसका फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद जो अगला इसमें है नेट। देखिए नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जब आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं या क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पात्र हो जाते हैं किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। अगर आयोग से भर्ती आती है किसी प्रदेश में तो आप उस एग्जाम को क्रैक करके आप सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं, प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर उसके बाद अगर वो नहीं क्वालिफाई होता है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जो है कार्य कर सकते हैं। तो देखिए इसमें यही बताया गया इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो इस पॉइंट में बेसिकली ये है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास जो टीचिंग स्किल्स है बेहतर होनी चाहिए। तो जो सबसे योग्य शिक्षक होते हैं वो उच्च कक्षा में पढ़ाते हैं, जो उससे कम होते हैं यानी उनकी थोड़ी योग्यता कम है तो वो निम्नतर कक्षाओं में क्या करते हैं, शैक्षणिक कार्य करते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो कोर्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसमें। देखिए अगला जो पॉइंट इसमें है हमारा वो है आपका शैक्षणिक कौशल, यानी कि शिक्षण करने का कौशल। इसके बारे में हम इस पॉइंट में देखेंगे, जिसको इंग्लिश में टीचिंग स्किल्स भी कहा जाता है। देखिए स्किल्स जन्म से नहीं होता, इसको सीखते सीखते लोग जो है बेहतर होते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं बच्चा उसी विधि से अच्छे तरीके से सीखे, तो आप वहां पर अपने जो है पढ़ाने के तरीके को बदल सकते हैं। अगर बच्चा सुन के नहीं सीखता है तो आप उसे लिखकर ब्लैक बोर्ड पे बता सकते हैं। बच्चा जो है आप टेक्स्ट फॉर्म में नहीं समझता है तो आप डायग्राम को बना के जो है उसको समझा सकते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चा सीखता है उस प्रकार से आप अपने विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर यही बताया गया कि प्रभावी शिक्षण के लिए समुचित कौशल संग्रह होना चाहिए, यानी कि आपके पास अलग अलग तरह के कौशल या अलग अलग तरह के टेक्निक्स जो है होना चाहिए, ताकि जिस तरह से बच्चे सीखे उस तरह से आप उसको सिखा सकें। आगे इसमें बताया जा रहा है कि कुछ शिक्षण कौशल जो है जन्म से ही विद्यमान होते हैं, जैसे कि आप बोलने की कला, यानी कुछ बच्चे होते हैं बचपन से यानी शुरू से ही उम्र से जो है बहुत अच्छा बोलते हैं, अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उनमें ये कौशल जो है शुरू से विद्यमान रहते हैं। इसके आगे यहां बताया जा रहा है कि लेकिन कुछ कौशल के लिए एक भावी शिक्षक को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं, यानी कुछ ऐसे कौशल भी हैं जिसके लिए बहुत मेहनत करके उसको सीखना होता है। जैसे तमाम तरह की जो टेक्निक्स है अलग अलग विद्यार्थियों को सिखाने की, उसके लिए जो है किसी भी शिक्षक को मेहनत करना पड़ता है और उस स्किल को सीख के जो है शिक्षण को बेहतर बनाना होता है। तो ये दूसरा जो हमारा फैक्टर था शिक्षण कौशल। अगर आपके पास शिक्षण कौशल नहीं है तो आप किसी भी कक्षा को बेहतर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे बैठते हैं। अगर आपके पास कौशल होगा शिक्षण का तो आप बेहतर तरीके से जो है क्लास को डील कर सकते हैं। अगला देखते हैं इसमें। अगला जो हमारा पॉइंट इसमें है वो है आपका तीसरा नंबर, शिक्षक का अनुभव। देखिए इंग्लिश में इसको एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स भी कहा जाता है। अगर हम किसी कार्य को निरंतर करते रहते हैं और बहुत समय तक करते हैं तो उस कार्य का हमारे पास अनुभव हो जाता है, और जब हम उसके बारे में किसी को बताते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है इस पॉइंट में कि शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो वो कुछ सीख नहीं रहा है, बस सिखा रहा है।
वो भी सीखता रहता है। ऐसे नहीं शिक्षक जो है परिपूर्ण होता है, उसमें भी कमियां होती हैं और वो अपनी कमियों में निरंतर सुधार करता रहता है। तो शिक्षक स्वयं हर समय एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है, यानी कि एक अच्छा शिक्षक वो होगा जो अपने नॉलेज या अपने ज्ञान को दूसरे लोगों या दूसरे विद्यार्थियों के साथ या छात्रों के साथ साझा करता हो। आगे इसमें बताया जा रहा है कि और अपने अनुभव से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। यानी कि अगर कोई छात्र अगर कोई सवाल पूछ देता है तो कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, अगर नहीं उनको पता है तो ऐसा नहीं कहते कि हम इस सवाल का जो है उत्तर कल आपको बताएंगे, उसको डांट कर बैठा देते हैं ताकि वो अगली बार से फिर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को डरा कर रखते हैं, क्लासरूम में डराकर उसको रखते हैं ताकि वो कोई प्रश्न दोबारा पूछ न सके। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि एक अच्छा शिक्षक जो है सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है और अपने अनुभवों से छात्रों के सवालों एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित करता है। देखिए, अगर हमें किसी भी ज्ञान का या किसी कौशल का अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, तो अगर उस तरह की कोई सिचुएशन या कंडीशन आती है कक्षा या क्लासरूम में तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसको हैंडल कर पाते हैं। तो यहाँ पर अनुभव बहुत ही ज्यादा काम आता है आपके, अगर आप शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप शिक्षक का प्रोफेशन या पेशा अपनाना चाहते हैं तो आप शुरू से ही यूजी लेवल है या पीजी लेवल है, आप पढ़ाने का कार्य शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा थोड़ा अनुभव जो है बढ़ता जाएगा। और जब आप बेहतर कॉलेज या स्कूल्स में अगर पढ़ाने जाएं तो आपका वो अनुभव टीचिंग के दौरान काम आए। तो यहां पर यही इस पॉइंट में बेसिकली बताने का आपका पर्पज था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट इसमें हमारा है पॉइंट नंबर 4। इसमें बताया जा रहा है कि कक्षा का वातावरण। देखिए, कक्षा का वातावरण किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावित करता है उसको हम समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्लासरूम एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण इसके लिए सुगम बनाने में पहल करनी पड़ती है। देखिए कि अगर आप कभी देखते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम कभी कॉलेज में जाते हैं तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे की सहज नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करके अपना परिचय देकर और उनका परिचय लेकर आप फ्रेंडली होने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप क्लास को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना सके। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ाते जा रहे हो, बच्चे जो है फीडबैक नहीं दे रहे हैं। आपको प्रतिपुष्टि के लिए या फीडबैक के लिए कुछ समय यानी 5 से 10 मिनट जब आप लेक्चर ले रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए क्या आपको जो मैंने ये पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से एक बेहतर इन्वायरमेंट बना सकते हैं क्लास में, जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा या विद्यार्थी या छात्र ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो ये आपका कार्य है कि कक्षा किस प्रकार से आप सुगम और बहुत ही बेहतर उसका वातावरण बना सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए, अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5 है और इसमें ये है आर्थिक कारक, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक फैक्टर भी कहा जाता है। तो देखिए, आर्थिक कारक भी जो है शिक्षण को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए कि शिक्षक तभी बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएगा जब वो आर्थिक रूप से मुक्त हो। आपको पता होगा कि दूसरे देशों में शिक्षकों का वेतन सबसे ज्यादा होता है किसी भी कर्मचारी के कंपैरिजन, जबकि इस देश में भारत में ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से कार्य चल रहा है उस हिसाब से, क्योंकि आर्थिक रूप से मुक्ति की बात यह है कि अगर उसको किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे पैसे कमा के घर परिवार को अच्छे से चलाना है। अगर मान लीजिए उसको 2000-3000 रुपए ही मिल रहे हैं मंथली के, तो वो कैसे अपने घर को चलाएगा। तो उसका पूरा ध्यान कहां पे रहेगा, पैसे कमाने पे। तब वो बेहतर तरीके से जो है शिक्षण नहीं कर पाएगा। तो आर्थिक कारक जो है शिक्षण को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, इसमें यही बताया गया कि यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहेगा तो उससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। यानी कि उसका ध्यान अगर जब वो आर्थिक जो प्रॉब्लम है अगर उसकी सॉल्व हो जाती है तो पूरा ध्यान जो है वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाने और समझाने में अपना लगाएगा।
तो इसमें बताया जा रहा है कि यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के फीस बहुत ज्यादा होते हैं, कोचिंग से फीस ज्यादा होते हैं। तो उस स्थिति में यहां पर यही बताया जा रहा है कि यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है, ऐसा नहीं कि शिक्षकों पर यह लागू होता है। अगर बच्चे को प्रेशर नहीं रहेगा, बस उसे सीखना है तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा। अगर उसका काम का कोई प्रेशर है तो वो उस स्थिति में अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो आर्थिक कारक जो है शिक्षण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इसमें। देखिए अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियां। देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान होते हैं जहां पर शिक्षक और जो मैनेजमेंट होता है, जो आपका प्रशासनिक लोग होते हैं वहां के, उनके बीच अच्छे संबंध न होने से भी जो है शिक्षण प्रभावित होता है। इसके बारे में यहां पे बताया गया है। देखिए इसको इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहता है, यानी कि सारे शिक्षक जो है अपने क्लास को या कक्षा को अपने तरीके से संचालित करने का प्रयास करते हैं, वहां पे अपने तरीके से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसलिए वे अपनी सोच में स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं कि कोई क्लासरूम में आके यानी कि प्रशासनिक कोई अधिकारी आके या मैनेजमेंट का कोई लोग आके कह के कि नहीं आपको क्लास में इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। वहां पे शिक्षक की स्वतंत्रता का क्या होता है, हनन होता है। तो शिक्षक को स्वतंत्र होना चाहिए अपने कक्षा का संचालन करने के लिए। और उसके बाद बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए दोनों शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना आवश्यक होता है। देखिए यानी कि मैनेजमेंट या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक नीतियां होती हैं, वो भी जो है कक्षा में या कोर्स में या सिलेबस में जो है हस्तक्षेप करके उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो यहां पर इन दोनों के बीच में, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जो प्रशासनिक नीतियां होती हैं और शिक्षक के बीच में आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बेहतर संबंध होना चाहिए, तभी एक बेहतर कक्षा का संचालन हो सकता है। ताकि यहां पे देखिए बताया जा रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। अगर इन दोनों में यानी मैनेजमेंट और शिक्षक में अगर कोई मतभेद है तो भी शिक्षण जो है अच्छा नहीं हो सकता है, प्रभावित होगा। बार बार जो है मैनेजमेंट का हस्तक्षेप होगा आपकी क्लास में और आपका क्लास बार बार डिस्टर्ब होगा। इसलिए दोनों के बीच में समन्वय और बेहतर संबंध होना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं इसमें। अगला जो पॉइंट हमारा है वो है पॉइंट नंबर 7। देखिए इसमें बताया जा रहा है विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट मैटर भी कहा जाता है। देखिए विषय वस्तु भी अगर बेहतर नहीं होती है तो उस स्थिति में भी आपके शिक्षण जो है प्रभावित होता है। इसमें यही बताया जा रहा है कि जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है, यानी कि अगर आप ऐसे शिक्षक हैं कि आप मान लीजिए हिस्ट्री के टीचर हैं और आपको अंग्रेजी पढ़ाने को कह दिया जाए तो आप उस विषय में बेहतर परफॉर्मेंस या बेहतर तरीके से शिक्षण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विषय जो है हिस्ट्री है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप बच्चों को जो है बेहतर तरीके से हिस्ट्री पढ़ा और समझा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश शुरू से पढ़ते नहीं आए हैं। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन वही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझा सकता है। यानी कि आपका जो विषय है, आप जो शुरू से पढ़ते हैं, जिसको आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखा है, उन चीजों को अगर आपको सिखाना हो किसी विद्यार्थी को तो आप बेहतर तरीके से उसको समझा पाएं। लेकिन जिस काम से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है, जिसको आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, बेसिक नॉलेज है, तो उस स्थिति में आप उसको अच्छी तरीके से समझा नहीं सकते। यानी कि जिस विषय की आपको जानकारी है या विशेषज्ञता है बहुत ज्यादा, उस विषय को अगर आप पढ़ाएंगे तो आप बेहतर तरीके से कक्षा में एनवायरनमेंट के साथ साथ बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा विषय जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, उसमें विशेषज्ञता नहीं है, अगर आप उस विषय को पढ़ाते हैं तो आप जो है बेहतर जो है नॉलेज या ज्ञान विद्यार्थियों को उस विषय में नहीं दे पाएंगे। तो जिस विषय की विशेषज्ञता हो, जिस चीज के बारे में जानकारी हो, उसी के बारे में जो है आपको विद्यार्थियों को बताना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें।
अगला जो पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, इसमें दिया गया है कि समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो शिक्षण को प्रभावित करता है। यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, समाज होते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के कोई आईएएस बने, कोई पीसीएस बने, कोई डॉक्टर बने। तो तमाम तरह की आशाएं होती हैं विद्यार्थियों से और शिक्षक से भी होती हैं कि मेरे बच्चे को वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि माता पिता की अपेक्षाएं चर हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती हैं। वे शिक्षार्थी पर दबाव डाल सकते हैं जिससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। देखिए जैसे कि अगर आपने क्लास लिया, कोई बच्चा मतलब बहुत सारे बच्चे समझ गए, कुछ बच्चे नहीं समझ में आए, अगर उनका एग्जाम होता है तो उनके अंक जो है उस विषय में कम आते हैं तो घर जाता है, तो पेरेंट्स जो हैं या माता पिता जो हैं वो पूछते हैं कि इस विषय में अंक तुम्हारे कम क्यों आए। तो अब वो प्रेशर करते हैं, हो सकता है कि उस विषय में उस विद्यार्थी का रुचि ना हो, तो इस स्थिति में वो बच्चे पर दबाव डालते हैं कि अगले सत्र में इस विषय में जो है तुम्हारे अंक बेहतर होने चाहिए। तो अब बच्चे पे प्रेशर होता है और प्रेशर में भी बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सीखता है। तो जितना फ्री माइंड कोई विद्यार्थी रहेगा, जितना उसको ज्यादा सोचना नहीं है, किसी बात का प्रेशर नहीं है, बस उसे सीखना है और सीखने के बाद उसको इस्तेमाल बाद में करना है। पहले तो सीखेगा तब तो उसका इस्तेमाल करेगा। तो जब तक वो फ्री नहीं होगा, प्रेशर मुक्त नहीं होगा, तब तक वो अच्छे तरीके से सीख नहीं सकता है। तो यहां पर यही बताया गया है कि समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं जो कि किसी भी शिक्षार्थी या विद्यार्थी पे दबाव डालती हैं, जो कि शिक्षण को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। शिक्षण को प्रभावित करने का मतलब यह है कि जब वो दबाव में रहेगा तो कोई भी शिक्षक अगर किसी विषय के बारे में पढ़ा रहा है तो उसको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, काम हमेशा गलत हो जाता है। तो यहां पर हमने आज की इस वीडियो में जो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनको देखा और समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सभी जितने भी मैंने फैक्टर बताए टीचिंग को प्रभावित करने वाले, वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और कहीं से कुछ समझ में भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में ही जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो उसे अच्छे तरीके से समझने और बताने का। देखिए मेरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम तक जितना ज्यादा हो सके आपका सिलेबस कवर हो जाए फर्स्ट पेपर का। और ये सभी चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप अच्छे तरीके से इसका लाभ लें और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के उसको भी कराऊं, जिससे आपको यह पता चल सके कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्नों को जो है यूजीसी नेट ने पूछा है और पूछने का उनका पैटर्न क्या है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को गेस भी कर सकते हैं और उसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री है, तो दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर लें, क्योंकि जब कभी भी इस चैनल पे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा में यानी कि कॉलेजों की जो भर्तियां आती हैं, चाहे स्कूल टीचर्स की जो वैकेंसी आती है, उनके संदर्भ में भी यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई वैकेंसी आती है तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप उन वैकेंसियों में अप्लाई जरूर करें, उसके संदर्भ में भी वीडियो अपडेट इस चैनल पे होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।